नमस्कार विद्यार्थियों। अपने मध्यकालीन भारत की दूसरी किताब जो है आपके 12वीं की, उसमें मध्यकालीन भारत का अंतिम पार्ट आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके कोर्स में है मुगलकालीन कृषि समाज, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप होली का त्यौहार मनाने भी जा रहे होंगे, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो हमारे जो रंग है होली के, वो अब इस परीक्षा में हैं। इससे बेहतर कोई रंगोलियाँ नहीं हैं, और इस रंगोलियों में हमारे रंग हमारे वातावरण में, हमारे परिवार में और हमारे दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में ये रंग खिलता रहे हमेशा के लिए। तब तो आपको अपनी रंगोलियाँ और रंग की सरोबार है वो अपनी किताब में ढूंढनी है। इन 2-3 दिनों में बड़ी मेहनत से आपको पढ़ करके परीक्षा देनी है। ऐसा कहते हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री एक जैसा विषय है, तो दोहरान करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप थोड़ा अच्छे तरीके से पाठ को तैयार करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, थोड़ा पाठ को 2-3 बार सुन लें। तो आज हम सीधे सवालों पर आते हैं। मुगलकालीन कृषि समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में यदि हम देखते हैं सल्तनत काल का समय, सल्तनत काल का समय कितना है? 1206 से लेकर के 1526 तक ये सल्तनत काल का समय है। इसके बाद का काल है मुगल काल, जिसका समय है 1526 से लेकर के और 1857 तक। अब इसमें जो मुगल शासक हुए, याद रखना है BHAGSOB। यदि हम 1707 तक बात करें, 1707 तक, तो सबसे पहले समय है बाबर का समय है 1526 से लेकर के और 1530 तक। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं का नंबर है हुमायूं का समय है 1530 से 1540, और फिर बीच में शेर शाह सूरी आ जाते हैं, और फिर 1555 और 56 का समय है, यानी 2 काल है हुमायूं के। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर का समय है वो है आपके 1556 से लेकर के और 1605 तक। फिर अकबर के बाद समय आता है जहांगीर का, जहांगीर का समय आता है। जहांगीर का समय है 1605 से लेकर के 1627 तक। उसके बाद शाहजहां का समय आता है, शाहजहां, जिनका समय है 1627 से लेकर के और 1658 तक। और उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब का समय है 1658 से लेकर के और 1707 तक। और 1707 के बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं। तो हमें विशेष करके यहाँ तक इन मुगल शासकों का जो कालक्रम है वो हमें ध्यान में रखना है। और इस कालक्रम के दौरान मुगल कृषि समाज, इस पाठ में क्या है? मुगल कृषि समाज में समाज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस पाठ में मुगल कृषि समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, मुगल काल में भारतीय किसानों का फारसी में अनेक नामों से जाना जाता था। कौन सा नाम नहीं है? यानी किसानों को क्या क्या फारसी नाम है, वो किसान को क्या नाम दिया गया। देखिए, पहला नाम है रैयत। क्या नाम है? रैयत। दूसरा नाम है, ये भी किसान ही है, रैयत। दूसरा है मुजरियान, तीसरा है रियाया, चौथा है मिल्कियत। तो यहाँ पे किसान को क्या दिया गया, क्या कहा गया? रियाया, किसान। फारसी में किसान को मुगल काल में किस नाम से जाना गया? रियाया के नाम से जाना गया। मुजरियान के नाम से भी जाना गया, देखिए, तीनों ही अलग अलग परिभाषित है। मिल्कियत क्या है? मिल्कियत स्वयं की भूमि, जो जमींदार के पास अपनी स्वयं की भूमि है उसको मिल्कियत कहा गया है। यानी ए ऑप्शन गलत है, यानी डी। देखिए, अब इसमें क्या है? रैयत, मुगल काल में किसान जो है 2 प्रकार के थे, एक शिकमी रैयत और एक रैयत। शिकमी रैयत कौन है? जो दूसरे की भूमि पर कृषि करता है, यानी भूमिहीन किसान, और एक मूल किसान, जिसको रैयत कहा गया।
फिर है मुजरियान। क्या है ये? मुजरिकान नहीं है, मुजरियान है, मुजरियान। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो सामंत है यानी गांव का मुखिया है, मुकद्दम या चौधरी, गांव का मुखिया कौन है? मुकद्दम, मुकद्दम या चौधरी है, उनके दरबार में ये जाता है, तो उनके वहाँ जाता है तो ये अभिवादन करता है, जिस अभिवादन को मुजरियान कहा गया, इसी इनको मुजरियान भी कहा गया और फारसी में इनको रियाया भी कहा गया। तो ये किसान के 3 नाम है मुगल कृषि समाज में, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, आईन है। देखिए मुगल कृषि समाज, मुगल कृषि समाज, कृषि समाज की जानकारी का स्रोत क्या है? समाज की जानकारी का पहला स्रोत आपसे पूछते हैं मुगलकालीन कृषि समाज जानकारी के स्रोत बताइए, तो पहला है बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा। ये बाबरनामा किसने लिखा? बाबर स्वयं ने। बाबर स्वयं इसके लेखक हैं। स्वयं किस भाषा में लिखा इसको? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में इसे लिखा गया बाबर के द्वारा, और इसमें रहट की सिंचाई का उल्लेख है। और बाबर ने इसमें एक बात ये लिखी है कि हिंदुस्तान में जहाँ पानी वहाँ गाँव, जहाँ पानी वहाँ गाँव। कैसे? देखिए हमारे आज भी देख लीजिए आप, आसपास में अधिकतर खत्रियों की बेरी, खूमे की बेरी, खलीफा की बावड़ी, आप मगे का तला, यानी अधिकतर जो नाम है वो आप कुओं और बावड़ियों के नाम से देख लीजिए। तो जहाँ जल का स्रोत था वहाँ पर गांव बस जाता था और उसी से उसका नाम हो जाता था। तो ये बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि जहाँ जहाँ पानी है वहाँ गाँव है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अकबर के दरबारी विद्वान, अकबर के सरकारी इतिहासकार। अकबर के सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार। ये सरकारी इतिहासकार कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। ये कौन है? अकबर के दरबार के सरकारी इतिहासकार। और अबुल फजल ने क्या लिखा? आइन ए अकबरी। मूल ग्रंथ तो अकबरनामा है, उसका एक भाग है आइन ए अकबरी लिखा, जिसमें मुगल कृषि समाज का उल्लेख है। किसका? मुगल कृषि समाज का उल्लेख है। और इसमें जो मुख्य रूप से 5 आइन में लिखा गया है इसको। कितने? 5 आइन में लिखा गया है। कितने आइन में? 5 आइन में लिखा गया है। तो 5 आइन में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मंजिल आबादी, याद रखना है, आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं, मंजिल आबादी। दूसरा कौन सा है? मुल्क आबादी। कौन सा है? मुल्क आबादी। तीसरा कौन सा है? तीसरा है सिपह आबादी। कौन सा है? सिपह आबादी। चौथा कौन सा है? चौथा है अकबर के काल में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में। और पांचवा कौन सा है? अकबर के शुभ वचन। अब इसमें क्या है देख लीजिए। आईनी अकबरी का पहला भाग है जिसका नाम है मंजिल आबादी। मंजिल मतलब शिखर पर, ऊंचा। और मंजिल पर, शिखर पर ऊंचा कौन होता है? मुगल बादशाह, मुगल दरबार की प्रक्रियाएं, दरबार के नियम कायदे और उसके दरबार में शामिल होने वाले लोग जो हैं वो सारे इसमें आते हैं मंजिल आबादी में। मुल्क आबादी में क्या है? मुल्क आबादी में एक बड़ा प्रांत है, उसको सूबा कहा गया। प्रांत को क्या कहा गया? सूबा कहा गया। क्या कहा गया? सूबा कहा गया। जिससे मुगल काल में ऐसे मुख्य रूप से मुगल काल में जो 21 सूबे हैं, लेकिन अकबर के काल में कितने? 12 प्रांतों का उल्लेख है, जिनको 12 सूबे कहते हैं। तो सूबे जो हैं वो अनेक परगनों में, प्रांतों में विभक्त है, जिसको परगना कहते हैं। परगना क्या है? एक प्रशासनिक खंड है। प्रशासनिक खंड। परगना किसमें? सरकारों में। सरकार क्या है? जिला है। सरकार किसको कहते हैं? जिलों में बटा हुआ। जिले किसमें है? जिले किसमें? मंडल में। और उसके बाद किसमें है? उसके बाद ग्राम है, ग्रामीण है, ग्रामीण जिसको क्या कहते हैं? मोजे कहते हैं, मोजिम कहते हैं या मोजे कहते हैं। तो इस तरह से एक निम्न से उच्च स्तर एक हायरार्की का सिस्टम है, जिसमें राज्य के मुल्क के बारे में मुल्क आबादी। सिपा आबादी किसके बारे में? सिपाहियों के बारे में, सिपाहियों के प्रशासन के बारे में।
अब आपको अपना कृषि समाज जो है और मुगलकालीन जो कृषि समाज की व्यवस्थाएं हैं, जैसे परगनात है, ऐसे प्रमंडल यानी सरकार है, सूबे हैं, इन सब का उल्लेख किसमें है? मुल्क आबादी में। इस बार ये सवाल पूछा जाने वाला है, मुगलकालीन 12 प्रांतों का उल्लेख किसमें है? मुल्क आबादी में। जो मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था है, जिसको सैनिक व्यवस्था कहते हैं, वो किसमें है? सिपह आबादी में। किसमें है? सिपह आबादी में। आम जनता के कानून कायदे किसमें है? मुल्क आबादी में है। तो ये 3 विशेष ध्यान में रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंजिल आबादी का तो अपना आप ध्यान में रह जाएगा, ये राजशाही परिवार से संबंधित रीति रिवाज, कानून, परंपरा जो राजशाही है वो है। मुल्क आबादी का मतलब देश, प्रांत, परगना, सूबा, उसमें सिपह मतलब है पैदल सैनिक, प्यादा कहते हैं, घुड़सवार सैनिक, अश्वरोह सेना, हाथी सेना जिसको फील कहा जाता है वो, यानी संपूर्ण जो सेना है उसका उल्लेख किसमें है? सिपह आबादी में है। तो हमें ये आइन के भाग है वो ध्यान में रखना। अब देखिए, आइन अकबरी अबुल फजल की रचना में उत्तर भारत की फसलों की सूची में निम्न में से कौन सी फसल का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है? उत्तर भारत की फसलों में जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए, उत्तर भारत की फसलों में विशेष करके उल्लेख किसका है? नहीं किया गया, ये पूछा है। चावल, गन्ना, गेहूं, तंबाकू। तो तंबाकू जो है उसका भी उल्लेख है और गेहूं का भी उल्लेख है उत्तर भारत में, और गन्ना का भी उल्लेख है, चावल का उल्लेख नहीं है। चावल के बारे में उल्लेख नहीं किया गया कि उत्तर भारत में चावल कितनी किस्में होती, क्या होती है, ऐसा उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया किया गया। मुगल काल में कृषि बस्तियों के लिए जंगल साफ किए गए, यह उल्लेख बंगाली कविता। देखिए, अब मुगल कालीन कृषि कृषि भूमि विस्तार, कृषि भूमि विस्तार और भूमि के मालिक कौन है? मुगल जमींदार। कौन है? मुगल जमींदार। ये किसके मालिक हैं? जमींदार। किसके मालिक हैं? भूमि के मालिक हैं। मुगल जमींदार है वो भूमि के मालिक हैं। मुगल कृषि भूमि का इसमें विस्तार का उल्लेख किया गया है और ऐसा कहा गया है, एक कवि हुए, कवि मुकुंद राम चक्रवर्ती, मुकुंद राम चक्रवर्ती, मुकुंद राम चक्रवर्ती, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है चंडी मंगल। किताब का नाम क्या है? चंडी मंगल। और इस चंडी मंगल में उल्लेख किया गया है, क्या उल्लेख किया गया है? एक बंगाली कविता जिसमें उल्लेख किया गया है कि ये जो यवन किसको कहा? बाहरी आक्रांताओं को या मुगल शासकों को कहा कि ये यवन आए और आकर के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गए और पूरे जंगल को गायब कर दिया, जंगल को समाप्त कर दिया और कृषि क्षेत्र यानी सिंचाई कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया। इसको काल केतु कहा गया। यवनों को क्या कहा गया? काल केतु। तो ये याद रखना है कि काल केतु बाहरी आक्रांताओं को कहा गया। किस किताब में? चंडी मंगल में। और चंडी मंगल किताब जो है वो लिखी किसने? मुकुंद राम चक्रवर्ती ने लिखी है। तो ये उल्लेख रचनाकार कौन है? मुकुंद राम चक्रवर्ती। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये शाहजहां के समय किताब लिखी गई है, मुकुंद राम चक्रवर्ती ने शाहजहां के समय। तो ये इसमें उल्लेख किया गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, मिल्कियत क्या है? देखिए, जो भूमि है मिल्कियत का मतलब जमींदार की स्वयं की भूमि, जमींदार की स्वयं की भूमि या ऐसी भूमि जो अधिक हो, कैसी हो? अधिक हो और किसानों के पास हो, उसको मिल्कियत कहा गया। तो ये अपनी व्यक्तिगत जमीन भी हो सकती है। कैसी? व्यक्तिगत जमीन भी हो सकती है जिसको मिल्कियत कहते हैं। ये एकड़ में है, एक एकड़ में। जिससे मान लीजिए जिसके पास 6 एकड़ है वो सबसे धनवान व्यक्ति माना गया। कैसा व्यक्ति? धनवान व्यक्ति है वो माना गया। कहीं कहीं पर जमीन को किला में भी कहा गया, किला नहीं कीला, यहाँ पे नुक्ता लगता है। किला का मतलब भूमि की इकाई, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, जमींदार की व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती है? मिल्कियत कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, मिल्कियत कहलाती है। तो ये सत्य है। जमींदार की निजी इस्तेमाल है तो खेती, जमींदार मर्जी से बेच सकता है और गिरवी भी रख सकता है, ये भी उसको अधिकार है। मुगल शासन पिरामिड में जमींदार उसका निम्न हिस्सा है। जमींदार की निजी इस्तेमाल है तो खेती, ये तीनों बातें सही है। ये निम्न हिस्सा नहीं है। देखिए कैसे, ये मुगल शासक मान लीजिए, मुगल
सत्ता, मुगल सत्ता। मुगल सत्ता में सबसे बड़ा जो भूमि का अधिकारी जिसको करोड़ी कहा गया, क्या कहा गया? करोड़ी कहा गया, करोड़ी, करोड़ी। और उसके नीचे कौन है? करोड़ी के नीचे जमींदार। कौन है? जमींदार, जमीन का मालिक। इसमें जागीरी भूमि आती। कैसी भूमि? जागीर भूमि। जागीर भूमि कैसी है? 3 प्रकार की है। एक तो वतन जागीर, वतन जागीर, वतन जागीर। एक है वेतन जागीर, वेतन जागीर। एक है खालसा भूमि। कैसी? खालसा भूमि। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो जागीरी भूमि है उसमें वतन जागीर का मतलब, जैसे मान लीजिए एक राजघराना है और जिसने मुगलों के अधीनता, कछवा घराना जयपुर का मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, जोधपुर का राठौड़ घराना है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी, तो वो भू क्षेत्र उनको ही दे दिया जाएगा और उनसे एक निर्धारित राजस्व है वो वसूल किया जाएगा, जिसको वतन जागीर कहते हैं। और वेतन जागीर का मतलब है तनख्वाह दी जाती है, यानी ऐसा भू क्षेत्र जहाँ पे जैसे मान सिंह को बंगाल भेज दिया सूबेदार बना के कुछ समय के लिए, बिहार भेज दिया, उड़ीसा भेज दिया, तो वहाँ से जो राशि प्राप्त होती है मुगल दरबार को, और उसकी कुछ हिस्सा जो है वो उनके पास ही रहता है जहाँ उनकी सैनिक व्यवस्था वगैरह उसके खर्चे के लिए, तो उसको वेतन के रूप में माना जाता है, वेतन जागीर। और ऐसी भूमि जो सीधी केंद्र के नियंत्रण में, उसको खालसा भूमि कहते हैं। तो ये सारे सिस्टम किस में है? जमींदारी व्यवस्था है। इन जमींदारों के नियंत्रण में कौन आते हैं? जमींदारों के नियंत्रण में मुकदम आते हैं। कौन आते हैं? मुकदम। मुकदम कौन है? गांव के मुखिया, जिसको चौधरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौधरी। इसके नियंत्रण में कौन आता है? इसके नियंत्रण में रैयत आता है। कौन आता है? रैयत। तो इस हायरार्की में निम्न स्तर पर सबसे पहले कौन आता है? रैयत आता है। तो मुगल शासन पिरामिड में जमींदार उसका निम्न हिस्सा है, जमींदार उसका निम्न हिस्सा नहीं है। शासक के बाद इसी का नंबर आता है। तो ऑप्शन राइट कौन सा है? ऑप्शन राइट कौन सा है? ऑप्शन राइट है डी। कौन सा राइट है ऑप्शन? ऑप्शन राइट है आपके डी राइट है, ऑप्शन आपका डी राइट। तो ये है, सारी बातें सही है, लेकिन ऑप्शन राइट अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन राइट अपना हो गया डी हो गया। तो ये ध्यान में रखना, डी ऑप्शन है वो राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए कुछ शब्दावली है, शब्दावली, शब्दावली किसकी है? मुगल कृषि समाज की। मुगल कृषि समाज की। मुगल कृषि समाज में कौन कौन सी जातियां निवास करती थी और किस प्रकार निर्भर थी? देखिए सबसे पहले आपके देखिए मवाश लोग कौन है? बदमाशों की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली, जंगल जिसको कहते हैं, इसको मवास कहते हैं। क्या कहते हैं? मवास। तो डी में फर्स्ट है, तो डी में ये फर्स्ट है। उसके बाद देखिए हलाल खुरान। हलाल खुरान का मतलब है कसाई, जानवरों को हलाल करके काटने वाले, कौन है? सेकंड। उसके बाद मल्लाह जात कौन है? मल्लाह जात कौन है? ये आपके मछुआरे कौन है? मछुआरे, थर्ड ये। उसके बाद सदगोप कौन है? पशुचारक जातियां, सदगोप। ये पूछ सकते हैं कि सदगोप कौन है? पशुचारक जातियां हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? ऑप्शन राइट ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए। मुगल प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन करवाने वाला अधिकारी। देखिए मुगल, जैसे मान लीजिए ये एक इलाका है, इस इलाके को क्या कहा गया? सूबा कहा गया। क्या कहा गया? सूबा। सूबे का प्रमुख कौन है? सूबेदार। 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 इसके नियंत्रण में कौन है? इक्तेदार। इक्तेदार ये सूबेदार का ही हिस्सा है। इसके अलावा इसके साथ कौन है? कारकुन। कारकुन। फिर है मुगल जमींदार। जमींदार। जमींदार के नियंत्रण में कौन है? पटवारी है। कौन है? पटवारी। और कौन है? मुकद्दम है। मुकद्दम गांव का मुखिया या चौधरी। इन पटवारी और मुकद्दम को क्या कहा गया? भ्रष्ट मंडल कहा गया। भ्रष्ट मंडल। ये सवाल पूछ सकते हैं, भ्रष्ट मंडल क्यों है? क्योंकि ये जमीन की हेराफेरी करते थे, इससे इनको भ्रष्ट मंडल कहा गया। अब देखिए, अब इनके बीच में कई प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होता है अमीन। कौन होता है? अमीना। ये भूमि संबंधी, भूमि के किसके? भूमि के कानूनों का पालन करवाने वाला होता है। पालन करवाने वाला होता है। जैसे वर्तमान में तहसीलदार या फिर अमीन पोस्ट जो है तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के रूप में होती हैं, जिसको अपन ARI के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए मुगल प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन करवाने वाला कौन है? अमीन है। उसके बाद है आमिल गुजार। आमिल गुजार कौन है? राजस्व वसूल करने वाला। राजस्व संग्रहण
का उच्चतम अधिकारी जिसको अमील गुजार कहते हैं। क्या कहते हैं? अमील गुजार। नेक्स्ट, मुगल शासक अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल की आईन अकबरी के बारे में क्या सत्य है? किसके बारे में? आईन अकबरी के बारे में क्या सत्य है? मुगल शासक अकबर के दरबार में इतिहासकार अबुल फजल ने आईन अकबरी के बारे में क्या कहा, देख लीजिए। एक तो सत्य क्या है? आईन आईन का लेखन है। लेखन क्या है? आईन का लेखन कैसे किया गया? शाही नजरिए से, शाही नजरिए से किया गया। किसका? आईन का लेखन। क्यों? क्योंकि जनता और शासक के बीच सामाजिक मेलजोल रहे, सामाजिक मेलजोल रहे। अब देखिए, आपसे पूछ सकते हैं आईन की कमियां क्या है? आईन की पहली कमी क्या है? पहली कमी यह है कि आंकड़े अत्यधिक है। इसके अंदर आंकड़े सर्वाधिक है और वो सत्य नहीं है। सर्वाधिक और सत्य नहीं है, भले ही इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन आंकड़े सत्य नहीं है। दूसरा क्या है? शाही नजरिए से लिखा गया। नजरिया कौन सा है? शाही नजरिया। इससे क्या हुआ? आम जनता के दुख दर्द का इसमें आईन में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। तो ये आईन की कमियां हैं। आपसे आईन अकबरी की कमियां पूछ सकते हैं। ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अब देखिए, ये अकबर के शासनकाल के 42 वर्ष में प्रकाशित हुई। बिल्कुल सत्य बात है। आईन अकबरी अकबर के 42वें वर्ष में कई बार संशोधन किए गए और उसके बाद संशोधन के बाद इसे प्रकाशित किया गया। तो आईन का लेखन कहाँ किया गया? शाही किताबखाने में। शाही किताबखाना है, उसमें इसे तैयार किया गया। तो आईन के जो भी डाटा आते थे, उन डाटाओं को अबुल फजल संग्रहित करते थे। उसके बाद में वो चेक करते थे, उसके बाद में मिलान करते थे, उसके बाद में प्रांतों से सूबेदार जमींदार है जो है उनसे रिकॉर्ड्स लेते थे। तो 1598 में 5 संशोधन के बाद पूर्ण किया गया। बिल्कुल 1598 में इसे 5 संशोधन के बाद पूर्ण किया गया। आईन का इतिहास लेखन पहला अबुल फजल ने की। आईन का इतिहास लेखन की पहल है वो किसने की थी? अबुल फजल ने, अकबर स्वयं ने। किसने की थी? अकबर स्वयं ने। ये ध्यान में रखना है। तो ये कथन गलत है। पहल किसने की थी? अकबर ने की थी। एक वृद्ध परियोजना अकबरनामा की तीसरी जिल्द। बिल्कुल, ये वृद्ध परियोजना जो अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। इसका मतलब थर्ड जो ऑप्शन जिसमें है, थर्ड ऑप्शन है वो नहीं है। यानी उत्तर राइट क्या है? क्या पूछ रहे हैं? सत्य है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सत्य है, थर्ड सत्य नहीं है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी पहल है वो अकबर ने की थी, अबुल फजल ने नहीं की थी। नेक्स्ट सवाल, आईन कितने भागों में दफ्तर, भाग यानी दफ्तर है, क्या है? भाग या दफ्तर है। और इसके जिल्द है, क्या है? जिल्द तो कितने हैं? 3 है। 3 जिल्द है। किसके हैं? अकबरनामा के। अकबरनामा के 3 जिल्द है। और इसका तीसरा जिल्द है, अकबरनामा का तीसरा जिल्द है, तीसरा भाग है, जिल्द है, जिसको क्या कहा गया? आईन अकबरी। क्या कहा गया? आईन अकबरी। ध्यान रखना, आईन अकबरी के 5 भाग है। फिर आईन अकबरी के खुद के स्वयं के कितने भाग है? 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। नाम बता दिया, मंजिल आबादी। ऊपरी सबसे पहला भाग मंजिल आबादी। दूसरा कौन सा है? दूसरा, पहला ये, दूसरा आपकी मुल्क आबादी। तीसरा कौन सा है? सिपह आबादी। कौन सा है? सिपह आबादी। उसके बाद में चौथा है, चौथा भाग, चौथे को हम क्या बोलेंगे? चौथा भाग, जिसमें सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास का उल्लेख है। पांचवें को हम पांचवा भाग ही कहेंगे। पांचवा भाग, इसमें अकबर के शुभ वचन है। अकबर के शुभ वचन है। अब सवाल क्या है? आईन को कितने भागों में लिखा गया? तो आईन को 5 भागों में लिखा गया। ऑप्शन राइट बी है। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आईन कितनी जिल्द में? 3 जिल्द में। आईन अकबरी 3 जिल्द में, सॉरी अकबरनामा 3 जिल्द में, इसका तीसरा जिल्द है आईन अकबरी। और आईन अकबरी के कितने भाग है? 5 भाग है। और ये ध्यान में रखना है, 5 भाग भी है और कई बार इसे संशोधन किया गया, 5 बार संशोधन भी किया गया। उसके बाद 1598 में अकबर के शासन के 42वें वर्ष में इसे प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, 16वीं 17वीं सदी में दौरान हिंदुस्तान की ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत थी? ग्रामीण लोग कितने थे? 85%। कितने प्रतिशत? 85%। ध्यान रखना, ये सवाल इस बार पूछ सकते हैं कि मुगलकालीन कृषि समाज में ग्रामीण आबादी
कितने प्रतिशत थी? 85% है वो ग्रामीण आबादी थी। नेक्स्ट सवाल, भ्रष्ट मंडल कौन है? मैं बता चुका हूं आपको भ्रष्ट मंडल कौन है। देखो गांव के अंदर कौन है भ्रष्ट मंडल? मंडल या मंडल व पटवारी, मंडल व साहूकार, पटवारी व कानून गो, राजा एवं मंत्री। देखिए मंडल, मंडल के हैं गांव की इकाई, क्या है? गांव की इकाई, गांव की इकाई, जिसमें कौन शामिल है? जिसके अंदर मुकद्दम शामिल है। कौन है? मुकद्दम या चौधरी, मुकद्दम या चौधरी जिसको हम कहते हैं। चौधरी का मतलब जाट नहीं, चौधरी का मतलब गांव का मुखिया है, उसको चौधरी है। मुकद्दम एक पद है। उसके साथ में कौन होता है? पटवारी, पट माने कपड़ा होता है, वारी यानी चित्र बनाना। ऐसा व्यक्ति जो गांव की भूमिका कपड़े पर चित्र बना के रखता है उसको पटवारी कहा गया था। तो ये कई रकबों की जमीन, कैसी रकबों की जमीन में हेरा फेरी करते हैं, जमीन में हेरा फेरी करते हैं, इसलिए इसे भ्रष्ट मंडल कहा गया। ऑप्शन राइट ए है। कौन सा है? ए। नेक्स्ट सवाल, आइन के तीसरे भाग, देखिए आइन का तीसरा भाग मुल्क आबादी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी के 5 भाग हैं, 5 में से एक भाग है मुल्क आबादी। कौन सा है? मुल्क आबादी। ये ध्यान में रखना, ये तीसरा है। ये कौन सा है? थर्ड है, ध्यान रखना। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट तो मंजिल है, मंजिल पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर सिपह है, सेकंड स्थान पर सिपह है, सिपाही है। और तीसरे स्थान पर मुल्क है, देश है, कंट्री है। अब देखिए मुल्क आबादी के बारे में कौन सा कथन? आइन में अकबर काल में 12 सूबों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अकबर काल के 12 प्रांतों सूबों का उल्लेख किसमें है? मुल्क आबादी में। आइन में सरकार, देखिए हायरार्की है, सबसे ऊपर जो है वो है सूबा। कौन है? सूबा यानी प्रांत, सूबा यानी प्रांत। कितने प्रांत? 12 प्रांतों का उल्लेख। सूबे के बाद में क्या? सरकार है, ध्यान रखना। सरकार माने जिला होता है, सरकार माने क्या होता है? जिला होता है। जिले के बाद क्या है? एक प्रमंडल है जिसको परगना कहते हैं। क्या कहते हैं? परगना। इसको प्रमंडल कहते हैं, प्रमंडल। परगना को किस में बांटा है? महल में बांटा है। महल क्या है? कई गांवों की इकाइयां हैं, और महल को किस में बांटा है? ग्राम में बांटा है। तो ये एक हायरार्की सिस्टम है। आइन में सरकार, परगना, महल, सूबे, प्रशासनिक व्यवस्था की वित्तीय इकाई का उल्लेख किस में है? मुल्क आबादी में। बिल्कुल सही है। मुल्क आबादी में उत्तर भारत में मुगल व्यापार का वर्णन भी किया गया है। बिल्कुल। प्रांतों में मापी गई जमीन के प्रकारों का उल्लेख, ये कोई जरूरी नहीं है, मापी गई और बिना मापी गई दोनों प्रकार की भूमियां हैं, तो ये ध्यान में रखिए। मापी गई भूमियों के कई रूप है, जैसे एक भूमि है आपके सयूरगल, इसे मानते हैं धार्मिक दान में दी गई भूमि। कैसी? धार्मिक दान में दी गई भूमि। एक है किला भूमि, एक आपके बयुयात भूमि भी है। तो ऐसी ये उपजाऊ भूमि मानी जाती है। फिर भूमि के चार जो प्रकार है वो, जैसे चाचर है, पोलज सबसे बढ़िया भूमि कौन सी है? पोलज सबसे अधिक उपजाऊ, चाचर, बंजर, और उसके बाद परोती। कौन सी? परोती। ये जो 4 प्रकार की भूमि है। तो यहाँ पे प्रांतों में मापी गई जमीन और बिना मापी गई जमीन सबका उल्लेख है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? डी हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, आइन का लेखन सही नजरिए से किया गया। इतिहासकारों ने आइन की कौन कौन सी सीमाएं बताई, कमियां बताइए। लो साहब, आपके बोर्ड का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड का सवाल, आपकी आइन की कमियां बतानी है। देखिए संख्या की आंकड़े गणनाएं गलत है, बिल्कुल ये भी कमी है, पहली कमी है। कितने बार भी संशोधन किए गए आइन इसके आंकड़े, तो वो कभी भी सत्य रूप से सामने नहीं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने संख्यात्मक आंकड़े अलग बताए। संख्यात्मक आंकड़ों में विषमता है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। वस्तु की कीमतों या मजदूरी की दर का उल्लेख आगरा तक से, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। ये भी कमी है कि संपूर्ण भारत की जो कृषि व्यवस्था है, क्या उनकी कीमत है, किस तरह की वस्तुएं, इसका उल्लेख नहीं है। संपूर्ण साम्राज्य के आंकड़े शामिल नहीं है, ये भी इसकी कमी है कि इसके आगरा है, आपके दीपालपुर है, ये आसपास का जो इलाका है, या गुजरात ऐसे विशिष्ट दक्षिण भारत कोई विशिष्ट इलाका है तो उसके आंकड़े शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डी ऑप्शन हुआ। सारे जो है वो ये सारी क्या है? आइन की कमियां हैं, आइन की कमियां। और क्या कमियां हैं? सही नजरिए से लिखा गया, सही नजरिए से लिखने से क्या हुआ? आम जनता
आम जनता, आम जनता के दुख दर्द को, के दुख दर्द का उल्लेख नहीं, दुख दर्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, आइन के अनुवाद के बारे में सत्य क्या है? आइन के अनुवाद के बारे में सत्य क्या है? आइन का अनुवाद किया गया बाद में, यानी आइन के प्रकाशन के बाद जो आइन का अनुवाद ब्रिटिश काल की बात है, ब्रिटिश काल की बात है। इसे अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में भी किया गया, कई भाषाओं में इसे अनुवाद किया। तो उसी तरह से देखते हैं, हेनरी ब्लॉकमैन ने आइन का अंग्रेजी में संपादन किया। बिल्कुल सत्य बात है, हेनरी ब्लॉकमैन पहले व्यक्ति हैं। क्या नाम है? हेनरी ब्लॉकमैन, हेनरी ब्लॉकमैन, ब्लॉकमैन, जिसे क्या कर रहे हैं, आइन को अंग्रेजी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। कोलकाता के अंदर ग्रंथ जो अनुवाद है वो अनुवाद होते थे और अनुवाद के बाद ये प्रकाशन होता था। तो ये भी संस्था इसमें शामिल है। इस संस्था की स्थापना 1784 में की गई है। कई बार परीक्षाओं में इसे पूछा है। पहला भाग ब्लॉकमैन ने अनुवाद किया, अन्य भाग एच.एस. जेरेट ने। बिल्कुल, पहला भाग ब्लॉकमैन ने और अन्य भाग है वो किसने? एच.एस. जेरेट ने अनुवाद किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ऑप्शन राइट है, यानी आपका ऑप्शन राइट कौन सा है? सी है। नेक्स्ट सवाल, मुगल शासक काल अवधि को सुमिलित कीजिए। देखिए, किसका काल क्या है? अकबर का काल कौन सा है? 1605 से 1627 से क्या 1628 से 1658। देखिए, अकबर का समय क्या है? ये आपके 1556 से 1605 तक ये किसका है? अकबर का समय। किसका है? अकबर, अकबर का समय है। बाबर का समय क्या है? बाबर का समय है आपके 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक। देखिए, पहले कौन आया? BH। दूसरे नंबर पे हुमायूं है। तो 1530 से 1540, 1540 और फिर 1555 से 1556 ये। तो आप देख लीजिए, 1555, 56, 1555, 1530 ये हो गया। हाँ, उसके बाद शाहजहाँ 1628 58, ये किसका है? शाहजहाँ का समय। 1605 से 27 ये किसका है? जहांगीर का समय। तो आप ये समय देख लीजिए। तो यहाँ पर ये हुमायूं का समय दिया हुआ नहीं है, बाकी सभी मुगल शासकों का समय दिया हुआ है। तो अकबर का पहले में थर्ड है। थर्ड किस में है? थर्ड इसमें, यानी थर्ड के बाद फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ए राइट है। ये सवाल इस बार पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? जिनको, देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जफर क्या थे ये? 1857 की क्रांति के नायक, 1857 की क्रांति के नायक माने गए, नायक। इनको निकलसन और हडसन दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। एक का नाम है निकलसन और एक का नाम है हडसन, हडसन, हडसन। इनको हुमायूं के मकबरे से, कहाँ पे? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से, मकबरे से गिरफ्तार किया। उसके बाद इनको रंगून निर्वासित किया गया। निर्वासित करने का मतलब है बाहर भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। देखिए, अंतिम मुगल बादशाह जिन्हें गिरफ्तार करके म्यांमार रंगून भेज दिया गया, कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट सवाल, आइन में अबुल फजल ने सत्यता की परख के लिए किस प्रकार का लेखन? देखिए, इसमें प्रयास किया गया है कि सत्य ग्रंथ लिखा जाए और इसके लिए क्या किया गया? प्रत्येक पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब हस्तलिखित प्रति को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया, यानी हर प्रति को उसने 5 बार संशोधित किया। तो ये भी इसने प्रयास किया है। मौखिक बयानों की अन्य स्रोतों के साथ असलियत या सच्चाई जानने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ मौखिक बयान आए थे उनको उस फील्ड में व्यक्तियों को भेज करके पता करवाया क्या है क्या नहीं। ये सांख्यिकी वाले खतों को शब्दों में लिखा, सांख्यिकी आंकड़ों को पूर्ण शुद्ध गलती रहित लिखा गया। तो सत्य कथन, सबसे सत्य कथन कौन सा है? लेखन किया गया उसके बारे में सत्य कथन किया गया। सांख्यिकी आंकड़े तो ये तो गलत थे, सांख्यिकी आंकड़ों को पूर्ण शुद्ध गलती रहित लिखा गया, ये तो संभव ही नहीं है। प्रत्येक मंडल लेखन 5 बार संशोधन के बाद, और ये इसमें ज़्यादा ऑप्शन सही है, पहला ए सही। देखिए, अब इसमें समान एक जैसे ऑप्शन है, लेकिन मेन बात क्या है कि कितनी बार वो उससे संशोधन कर रहा है और उस पांडुलिपि में लिखी हुई बात है उसका विवरण दे रहा है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ज़्यादा सत्य कौन सा है? ए सत्य है। कौन सा? ए सत्य है। बी भी सत्य है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण। यदि आप इसमें इस तरह के ऑप्शन ले लीजिए, जैसे अ है, ब है, स है और द है। ऑप्शन आ गया ए, बी, सी, डी, ए,
डी और बी सी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ए और बी, ए और बी, बाकी वाले गलत है। नेक्स्ट सवाल, दुनिया भर का सोना चांदी पहुंचता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। बर्नियर के लेख पर आधारित विवरण किस यूरोपीय यात्री ने? फ्रांसवा बर्नियर। कौन है? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर एक यात्री है। बर्नियर एक यात्री है जो दारा सिक्कों के निजी चिकित्सक, यात्रियों के नज़रिए में हमने बात की थी। दारा सिक्कों का निजी चिकित्सक बन के आता है। क्या बन के आता है? निजी डॉक्टर है, निजी चिकित्सक है। और उसने मुगल कालीन किस तरह की यहाँ चांदी और सोने का आयात निर्यात होता है उसका उल्लेख किया। तो उसके समान उल्लेख करने वाला कौन सा यात्री है? वो है जोवानी कारेरी, जो आपके कौन सी शताब्दी में आता है? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में आता है, मुगल काल में। और मुगल काल की इस तरह की व्यवस्था का उल्लेख करता है जोवानी कारेरी। देखिए, मिलान करने वाला देश है। देश का प्राचीन नाम क्या है? यह भी आपके बुक्स में दिया गया, इसलिए उसको देखिए। यहाँ पे एक तो सिलोन कौन है? सिलोन किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। सिलोन किसको कहते हैं? श्रीलंका को। डी में क्या है? फर्स्ट है और फर्स्ट है, इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं। अब देख लीजिए, ओटोमन किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओटोमन तुर्की को कहते हैं। ओटोमन तुर्की को कहते हैं। सी में क्या है? सी में सेकंड है। सी में सेकंड किसमें? इसमें सेकंड है। चलो आगे, सफावी किसको कहते हैं? ईरान को कहते हैं। बी में थर्ड है, बी में थर्ड है। और मिंग देश किसको कहते हैं? चीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिंग देश चीन को कहते हैं। ए ऑप्शन राइट। तो इस तरह के नाम है वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अबुल फजल ने आइन के लेखन के कार्य की तुलना किससे की गई है? देखिए, अबुल फजल कहते हैं कि मैंने क्या कार्य किया? एक पवित्र कार्य किया। क्या कार्य किया? गुलाब के चमन की सिंचाई का कार्य किया। गुलाब के चमन की सिंचाई का कार्य किया, यानी एक पवित्र कार्य किया। किसको लिख करके? आईन अकबरी को। अब देखिए क्या है, शाही दरबार के सिंहासन की कला, गुलाब के बाग की सिंचाई, स्वर्ग की यात्रा गमन, चार चमन नहीं, गुलाब के बाग की सिंचाई। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, जिन्स ए गामल। देखिए, मुगल काल की जो फसलें होती हैं, फसलों की भरमार है। फसलों की कई किस्म में हैं, अलग अलग प्रकार की फसलों की किस्म में हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए टमाटर है, आलू है, मिर्च है, ये विदेशों से आई है। कहाँ से आई है? विदेशों से आई है। और एक फसल आई थी तंबाकू कौन लेके आए? पुर्तगाली। और इसे 1604 में इस पर प्रतिबंध लगाया। क्या? प्रतिबंध लगाया। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये इसे प्रतिबंधित अकबर के समय नहीं किया, हुमायूं के समय से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। तो उसके बाद में ये प्रचलन में पुनः हो गया था। अब देखिए, जिन्स ए कामिल एक फसल और है जिसे जिन्स ए कामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्स ए कामिल कहते हैं। इसको सर्वोत्तम फसल कहते हैं। सर्वोत्तम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो पहली बार 1604 में अकबर के समय से देखा गया, लेकिन अकबर के बाद में जहांगीर के समय, किसके समय? जहांगीर के समय इसे प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंध लगाया। क्योंकि लत हो गई थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया। तो ये ध्यान में रखिए। जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसल है जिसके अंदर क्या आता है? गन्ना और कपास आता है। क्या आता है? गन्ना और कपास आता है। ये ध्यान में रखना है। तो क्या है, जिन्स ए कामिल में शामिल फसलें कौन सी थी? सभी थी, गन्ना, कपास, तिलहन, ये सारी फसलें थी। देखिए नेक्स्ट सवाल, खुद काश्त। देखिए, जमीन मुगल काल में कृषि दो प्रकार की है, एक खुद काश्त और पाई काश्त। ये किसान दो प्रकार के मुगल काल में, ध्यान में रखिए, खुद काश्त और पाई काश्त। खुद काश्त स्वयं की जमीन पर खेती करते हैं, पाई काश्त दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उनको पाई काश्त कहते हैं। देखिए, खुद काश्त किसान कौन है? जो स्वयं की अपनी जमीन पर खेती करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पाई काश्त कौन है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं वो पाई काश्त है।
और जो स्वयं की ज़मीन पर खेती करते हैं वो खुद काटते हैं। नेक्स्ट, आइन के अनुसार अमील गुजार राजस्व वसूल, बता दिया आपको राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी मुगल काल में कई तरीकों से अपनाया, जिनमें से कौन सा तरीका सही है। देखिए पहला तरीका ये कणकूट, देखिए राजस्व निर्धारण, राजस्व निर्धारण निर्धारण कैसे होता था। एक तो खड़ी फसल, खड़ी फसल, एक खलियान में पड़ी फसल, पड़ी फसल, और एक आपके दानों का ढेर, दानों का ढेर नाप करके और राजस्व निर्धारण किया जाता था। तो यदि हम दानों का ढेर नाप करके राजस्व निर्धारण करते हैं, दाने को कहते हैं कण, कण, कूद का मतलब अनुमान लगाना। तो पहला तरीका था कणकूट अर्थात अनुमान पर आधारित राजस्व वसूली, बिल्कुल ये बात सत्य है। दूसरा तरीका है बटाई, बटाई, ध्यान रखिए बटाई, बटाई का दूसरा नाम है भावोली, भावोली। बटाई कई प्रकार की है, बटाई कई प्रकार की है। एक है खेत बटाई, खेत बटाई का मतलब है खेत को ही रस्सी से नाप के राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता है। एक है लौंग बटाई, लौंग बटाई, इसके अंदर खलियान में जो फसल का ढेर पड़ा है उसको नापा जाता है, उसे कहते हैं। देखिए कटी हुई फसल का खलियान में बंटवारा क्या है, भावली या दूसरा। तीसरा तरीका खेत बटाई, फसल की कटाई के बाद खेत, फसल की कटाई खेत में उसको नापा जाता है। चौथा है लौंग बटाई, यानी फसल के ढेर को नापना, फसल के ढेर को नापना। कौन सा सही है, तो 1 2 3 4 सारे कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट सवाल, किस शासक ने आदेश दिया था कि हर गांव हर खेत किसान। देखिए औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय क्या हुआ, राजस्व में कमी हुई, राजस्व में कमी हुई, कमी होने से क्या हुआ, उसने आमिल गुजार को आदेश दिया। किसको, आमिल गुजार, आमिल गुजार को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, राजस्व अधिकारी कौन है, अमिल गुजार, क्या आदेश दिया कि हर गांव हर खेत और हर किसान तक हालात का पता करना है और उसके बाद राजस्व है वो बारीकी से जांच करके जमा कराना है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा औरंगजेब ने कहा था। यहाँ ऑप्शन नहीं है, औरंगजेब। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाए। जैसे मान ली डी है तो डी अपन औरंगजेब कर लेते हैं, औरंगजेब, औरंगजेब। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, मुगल नौकरशाही तंत्र। देखिए मुगल नौकरशाही तंत्र, नौकरशाही तंत्र, नौकरशाही तंत्र क्या है, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। इसका अर्थ है पद प्रतिष्ठा। मनसबदारी का अर्थ क्या है, पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा। अब इसमें क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति अपनी हैसियत ज़्यादा रखता है सेना में, हैसियत ज़्यादा है, हैसियत ज़्यादा है, तो उसको जात और सवार, जात और सवार। तो ये सवार का मतलब है उसके पास कितने घोड़े हैं और जात का मतलब उसके पास कितने सिपाही है। उसकी हैसियत से उसको मनसबदार का स्थान जो दरबार में दिया जाता था और उतनी ही वो अपनी अपनी जो है राजस्व आय है वो रखता था। जैसे इसमें 7 हजारी की मनसबदार, 7 हजारी की मनसबदार किसको दी गई, मान सिंह को। किसको, कछवा राजा मान सिंह को दी गई। तो ये इस तरह की जो मनसबदारी है वो दी जाती थी। देखिए इस पर राज्य के सैनिक नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल सत्य बात है। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन भी मिलता था, हाँ कुछ मनसबदारों को नगद वेतन भी मिलता था। मनसबदारों का समय समय पर तबादला भी होता था, बिल्कुल मनसबदार कोई स्थायी नहीं था। मनसबदारी एक स्थायी व्यवस्था है, बिल्कुल स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये अस्थायी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है। नेक्स्ट, मुगल काल में भूमि के उपजाऊपन के आधार पर देखिए सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है कौन सी है, वह जमीन जो कुछ दिन के लिए, वह जमीन जो क्या है हर वर्ष खेती होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, इसको विशेष देखना है। सबसे पहले पोलज भूमि, ऐसी भूमि जो जिन पर क्या है, जिस पर हर वर्ष खेती होती है, हर वर्ष खेती होती है, कौन सी है, पोलज जमीन है, पोलज जमीन है। उसके बाद जो भूमि 1 या 2 वर्ष क्या है, वह जमीन जो कुछ दिनों के लिए खेती करने के लिए रोक दी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चच्चर भूमि, चच्चर भूमि। और उसके बाद 3 या 4 वर्ष जमीन खाली रहती है, 3 या 4 वर्ष परोती भूमि, और ऐसी भूमि जो कई वर्षों तक खाली रहती है उसको कहते हैं बंजर भूमि। तो ए में कौन सा है, ए में 4th है, ए में 4th है। बी में कौन सा है, बी में आपके
बी में थर्ड 3 या 4 वर्ष के लिए, 3 या 4 वर्ष के लिए कौन सी है? चाचर है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, चाचर भूमि 3 या 4 वर्ष के लिए, थोड़ा सा ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें देख लीजिए, तो पोलज भूमि कौन सी है? जो हर वर्ष खेती की जाती है उसको पोलज भूमि कहते हैं। तो सी में कौन सा है? सेकंड। सी में कौन सा है? सेकंड। ये सेकंड है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब डी में क्या है? फर्स्ट है। वह जमीन कुछ दिनों के लिए खेती के लिए रोक दी जाती है, उसको पड़ोती भूमि, याद रखना, पड़ोती पड़त कुछ समय के लिए है, कोई फिक्स नहीं है, वर्ष नहीं है, कुछ समय के लिए। और पोलज तो बिल्कुल खाली नहीं रहती। उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद में वह जमीन जो 5 या ज़्यादा दिनों तक खाली रहती है। तो ए में देखिए, ये फोर्थ है, बंजर भूमि, और 3 या 4 वर्ष के लिए छोड़ी जाती है, उसको चाचर भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? बी हो गया। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल, जमा एक, देखिए मुगल काल में राजस्व की जो वसूली है, क्या है? वसूली ये 2 प्रकार की है, एक तो जमा, एक तो क्या है? जमा। जमा तो क्या है? निर्धारित की गई, निर्धारित रकम। और हासिल क्या है? हासिल क्या है? वास्तविक वसूली, ये पूछा गया है, वास्तविक वसूली, ये भी बोर्ड में पूछा गया, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, वास्तविक वसूली। तो जैसे मान लीजिए आपके 2 रुपये भूमि प्रति बीघोड़ी आप भरते हैं, तो निर्धारित किया जाता है, तो वो तो क्या है? जमा है। लेकिन आप तत्काल उत्पादन के आधार पर कितना भरते हैं, तो वो आपकी हासिल है। तो हासिल क्या है? वास्तविक वसूली, ये ध्यान में रखना है। तो वास्तविक वसूली किसको कहते हैं? हासिल को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, जमींदारों की ऊंची हैसियत का कारण क्या है? जमींदार की अपनी मिल्कियत होती है, बिल्कुल ये बात सत्य है। जमींदार मालिकाना भूमि का हक होता है, ये भी बात सत्य है। जमींदार की खिदमत की जाती है, यानी उसे ओहदा दिया जाता है, ये भी है। जमींदार ऊंची जाति के होते, जाति का भी प्रभाव है, बिल्कुल सभी। तो सारे ऑप्शन जो है कितने? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारे ऑप्शन जो है, ये फिफ्थ ऑप्शन है ही नहीं, सब सेकंड फोर्थ, ये सारे ऑप्शन राइट है। कौन से वाले? 1 2 3 4 वाले ये राइट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, लेकिन सैनिक कार्रवाई राज्य आदेश, सनद आदि के जरिए ही की जाती थी। देखिए 2 कथन है। पहला कथन क्या है? कथन यह कि ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को जमीन से बेदखल किया जाता। ये बात तो क्या है? सत्य है। लेकिन सैन्य कार्रवाई राज्य आदेश, सनद के जरिए ही की जाती थी, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल के जमींदारों द्वारा जमींदारी विस्तार स्थापना से संबंधित सही कथन, परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया जाता है, बिल्कुल। जैसे कछवा राजघराने की जमींदारी निरंतर उस वंश में चलती रहेगी। जंगली बारी, नई जमीनों पर कब्जा करके, बिल्कुल ये भी नई जमीनों पर उसका कब्जा करने का अधिकार दिया था। अधिकारों में हस्तांतरित करने के जरिए हस्तांतरित किया जाता है, राज्य के आदेश से खरीद करके, बिल्कुल सारे ऑप्शन जो है वो सारे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण पश्चिम बंगाल में किन लोगों ने अपनी जमींदारियां खड़ी की थी? देखिए दक्षिण पश्चिम बंगाल के अंदर जो कौन से लोग थे, जिन्हें हम अहोम कहते हैं, बंगाल में जनजाति है, जनजाति अहोम जनजाति, जिसको आसाम बंगाल का क्षेत्र कहते हैं, आसाम बंगाल का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें अहोम जनजाति ने अपनी जमींदारियां वो खड़ी की थी। उत्तर भारत में राजपूत थे, ये ध्यान में रखना है। सदगोप एक पशुचारक जातियां हैं। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कथन जमींदारों के बारे में असत्य है? मुगल जमींदारों के बारे में क्या है? जमींदार शोषण के प्रतीक थे, ये बात सत्य है। जमींदारों ने साहूकारों के रूप में शोषण किया, ये बात भी सत्य है। जमींदारों के कार्यों की भक्ति संतों ने प्रशंसा की। कृषि विद्रोह में जमींदारों के विरुद्ध हुए, बिल्कुल हुए, प्रशंसा नहीं की, उनका कमियां बताई, कमजोरियां बताई, कमजोरियां का उल्लेख किया। एक फोटो दिया हुआ है संत का, उसके पास में बैठे हुए जो किसानों को समझा रहे हैं कि जमींदार जो है वो कितने खतरनाक है। तो ये कथन क्या है? असत्य। यहाँ प्रशंसा नहीं है, क्या है? बुराई की गई। मिरास क्या है? मिरास देखिए, गांव में जो भूमि का मालिक मुकदम चौधरी है, मुकदम चौधरी, जिसमें भूमि का मालिक कौन है? काश्त है।
काश्त कैसा है, मान लीजिए खुद काश्त है, खुद काश्त। इसके खेत में काम करने वाली व्यावसायिक जातियां हैं, व्यावसायिक जाति कौन कौन सी है? जैसे लूहकार है, लूहकार। सूत्रधार है, मतलब सुथार है, हल ठीक करता है, सूत्रधार, सूत्रधार है। और कौन सा है? पशुचारक है, सदगोप है, सदगोप है, सदगोप। और कौन सा है? मल्हाजाद है, भार ढोने वाला है, मल्हाजाद, मल्हाजाद है। इन लोगों को व्यवसाय के बदले कृषि उपज मिलता था, कृषि उपज जो दैनिक भत्ते के रूप में कैसे मिलता था? दैनिक भत्ते के रूप में मिलता था। इसको मिरास कहा गया। अब देखिए मिरास, जागीरदारों को दिया गया कर नहीं, ये नहीं है। व्यापारिक कर ये नहीं है। बंजर भूमि नहीं। दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली जमीन है, उसको क्या कहा गया है? मिरास कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, मुगलकालीन कृषि समुदाय के घटक क्या है? क्या है? मुकदम, चौधरी, खेतिहर, किसान और पंचायत, ये तीनों ही घटक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा सभी सही है। नेक्स्ट सवाल, और इसके क्या कहते हैं? ये इसको आप क्या कहते हैं? सबसे लघु, लघु आप क्या कहते हैं? गणराज्य, गणराज्य या प्रथम गणराज्य, प्रथम, प्रथम गणराज्य किसको कहते हैं? गांव की इकाई को, गांव की इकाई को। नेक्स्ट, मुगलकालीन तंबाकू के प्रचार के संबंध में सही कथन क्या है? आइन के अनुसार उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं किया गया है। अकबर व उसके अभिजातों में 1604 में पहली बार तंबाकू देखा गया, बिल्कुल ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई, बिल्कुल जहांगीर ने पाबंदी लगाई। 17वीं सदी के अंत तक उत्तर भारत में तंबाकू मुख्य व्यापारिक फसल बन गई। सारे कथन जो है वो तंबाकू के बारे में सत्य है। नेक्स्ट, मुगल काल का प्रशासनिक प्रमंडल, प्रमंडल किसको कहते हैं? परगना को कहते हैं। क्या कहते हैं? परगना को। सरकार क्या है? जिला है। सरकार क्या है? जिला है। मंडल क्या है? गांव की इकाई। क्या है? गांव की इकाई, गांव। और सूबा क्या है? प्रांत है। सूबा क्या है? प्रांत है। ऑप्शन राइट ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, असम के अहोम कबीलों में सैनिक कमांडर जंगलों के द्वारा अधिकार करके अहोम शासकों को पेशकर नहीं, पेशकश है। क्या है? पेशकश क्या है? साई भेंट है, साई भेंट दी जाती है, साई भेंट दी जाती है। तो हाथी पकड़ने का उनका एक अधिकार था, वे क्या कहलाते थे? हाथी पकड़ने, ये पायक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पायक कहलाते थे। नेक्स्ट सवाल, जंगल के कबीले इकाइयों में सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तार किनके द्वारा किया जाता था? किनके द्वारा? सूफी पीरों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रांत में मुगल काल में महिलाओं की भूमि के पुश्तैनी अधिकार दिए जाते थे? राजपूताना क्षेत्र में बिल्कुल, बंगाल के क्षेत्र में बिल्कुल, पंजाब के क्षेत्र में बिल्कुल। तो जिसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट भी है, फोर्थ भी है। ये तमिलनाडु नहीं है, बाकी सी ऑप्शन राइट है, बाकी सही है। देखिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी यात्री जॉ बैप्टिस्टा त्रेवेनियर ने मुगल काल में बैंकर के रूप में किसे कहा? सर्राफ या स्वर्णकार। कौन है? स्वर्णकार, स्वर्णकार या सर्राफ है, जिसको बैंकर्स कहा गया। नेक्स्ट सवाल, दस्तकारी जातियों को अपनी सेवा के बदले रोज का भत्ता मिलता था, उसको मिरास कहा गया। क्या कहा गया? मिरास, जिस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, मक्का भारत में कहां से आया था? अफ्रीका और स्पेन। ध्यान रखिए, अफ्रीका और स्पेन से मक्का भारत में आया। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आप सोचेंगे ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान की बस्तियों के बारे में किस मुगल शासक ने अपनी रचना में उल्लेख किया है? किसने? बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है। जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ गाँव। देखिए नेक्स्ट, आइन, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा आइन लेखन का उद्देश्य क्या था? मजबूत सत्ताधारी वर्ग और सामाजिक मेलजोल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। स्वैच्छ सत्ता को रोकना, बगावतों को रोकना, सत्ता के गलियारों का लेखन करना, ये सब उद्देश्य हैं इसके, ये सभी उद्देश्य इसके हैं आइन के लेखन के। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, बाबरनामा में कृत्रिम सिंचाई की किस साधन, रहट किसका है? रहट का उल्लेख किया गया है। एक रहट जो है, जैसे मान लीजिए ये एक कुआं है, एक यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए ये कुआं है, ऐसे कुआं है। अब यहाँ पे एक चक्री होती है, चक्री,
यहाँ पे एक चक्री होती है, इस तरह से जो चक्री है वो लकड़ी की बड़ी चक्री होती है, इस तरह से यहाँ धुरी होती है वो जुड़ी हुई होती है, और एक चक्री जो है पानी के अंदर होती है, और फिर इसके ऊपर कपड़े का बेल्ट होता है, फिर आगे एक धुरी होती है जिस पर बैल लगते हैं, बैल घूमते हैं तो ये चक्री घूमती है, इससे जो पानी है वो निरंतर रूप से बाहर आता है। इसको रहट कहा गया। क्या कहा गया? रहट, जिसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सवाल, पूर्वी भारत में मुगलकालीन कृषि जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्टें हैं, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्टें हैं, वो जानकारी देती है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सवाल, कितने प्रतिशत दस्तकारी जातियां कितने प्रतिशत है? 25% है। ग्रामीण 85% है। कितना? 85%। लेकिन ये ग्रामीण है, लेकिन दस्तकारी जातियां कितनी है? 25% है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल, मुगल ग्रामीण मुखियाओं के प्रमुख कार्य क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके लिखित में सवाल आएगा। मुखिया के कार्य, मुखिया कौन है? मुकदम या चौधरी? मुकदम या चौधरी है? चौधरी। क्या कार्य है? देखिए, न्यायिक कार्य करना, बिल्कुल न्यायिक कार्य करता है। जाति की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को जाति से बाहर करने का काम कौन करता है? गांव का मुखिया। सजा के लिए जाति बाहर करना, ये बिल्कुल है। गांव के खजानों का संरक्षण करना, ये भी इसका कार्य है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? गांव के मुखिया के कार्य हैं। इसका एक कार्य और भी है, जैसे कोष में धन इकट्ठा और संकट आ गए तो उसमें उसका उपयोग वो करा सके। न्यायिक कार्य करना, सामाजिक समारोह करना, ये सारे। आइन की विषय वस्तु क्या है? खेतों की नियमित जुताई की तसली करने के लिए किए गए प्रयास, बिल्कुल ये भी विषय वस्तु है। राज्य के नुमाइंदे माने कर्मचारियों द्वारा करों की उगाई, किस तरह से उगाई माने वसूली कैसे की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। जमींदारों एवं गांवों के मध्य रिश्तों को नियमित बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास, ये भी उल्लेख है। सत्ताधारी वर्ग और सामाजिक बीच में मेलजोल का खाका पेश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। आइन की विषय वस्तु क्या है? आपसे सवाल पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार ये सवाल विषय वस्तु पूछ सकते हैं। यानी एक तो विषय वस्तु और एक उद्देश्य और कमियां किसकी? आईन अकबर की। ये तो आपको देखना ही देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बने तीनों। मुगल काल में कितने एकड़ जमीन वाली आसामी व्यक्ति, कितने? 6 एकड़। जिसके पास 6 एकड़ जमीन है वो धनवान व्यक्ति माना जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से मुगल काल के कुछ क्षेत्रों में बाल्टियां, जैसे आगरा है, दीपालपुर है, आपके आगरा है, बयाना आगरा और दीपालपुर, यहाँ पे इसके आस चंदावर, क्या आगरा, बयाना और नहीं दीपालपुर इसमें शामिल है, जिसमें दीपालपुर है। देखिए लाहौर भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ आगरा, चंदावल और बयाना के आसपास का इलाका है, यहाँ पे क्या बाल्टियों से सिंचाई होती है। ये सब्जियां बोते हैं, इसलिए ये उल्लेख। लाहौर में नहीं, ध्यान रखना। पंचायत के मुखिया से संबंधित कथन, ये इसे मुकदम मंडल प्रमुख कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग लोग आम सहमति से करते हैं, ये भी सत्य है। बुजुर्ग को बर्खास्त भी कर सकते हैं, बिल्कुल बर्खास्त भी कर सकते हैं। गांव की आमदनी खर्च का हिस्सा किताब बनवाना भी उसका मुख्य कार्य ये है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो आपके सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है, ध्यान में रखना। सभी कथन जो है वो सत्य है। किसके बारे में? गांव के मुखिया के बारे में। नेक्स्ट सवाल, पहला मुगल बादशाह कौन है? बाबर है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से 1530। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध में किसको पराजित करता है? लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को। किसको? इब्राहिम लोधी आगरा पर कब्जा करता है और मुगल सत्ता की स्थापना करता है। कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में कौन सी नहर निकाली गई थी? शाह नहर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाह नहर किसने निकाली थी? शाहजहां ने निकाली थी। ये सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मुगल काल में पहली बार तंबाकू का प्रयोग कब किया गया? 1604 में अकबर के समय प्रयोग, ध्यान रखिए, प्रयोग हुआ है, प्रयोग। अब देखिए 1526 से 1530 किसका समय है? बाबर का है। 1530 से 40 और आपके 1555 से 56 हुमायूं का है। उसके बाद में 1556 से 1605 ये किसका है? अकबर का समय। यहाँ पे समय कितना है? 1604। तो 1604 में तंबाकू पहली बार प्रयोग में हुआ, प्रयोग में। उसके बाद में 1605 से लेकर के 1627 तक किसका समय है? जहांगीर का समय।
प्रतिबंध लगाया, क्या क्या, प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया गया, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद में 1627 से 1658 शाहजहाँ, और उसके बाद है 58 से 1707 कौन है, औरंगजेब। तो ये कालक्रम में 1604 में अकबर के समय पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। देखिए, मुगल काल में ग्रामीण मुखिया की क्या कार्य, बात कर चुके हैं। जाति की अवहेलना को रोकना, गांव के आचरण पर नजर रखना, सामाजिक समारोह का आयोजन करना, गांव के मुखिया अपदकोष, ये सारे कथन सत्य है। जितने भी ये सवाल इस तरह के हैं ग्रामीण मुखिया के कार्य, उनको आप छांट करके और एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, ताकि आपके गांव के मुखिया के कार्य जो है 10 बार आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, मुगल काल में लघु गणराज्य, ये बता दिया आपको, लघु गणराज्य सत्ता के गांव की इकाई को माना जाता है। किसको माना जाता है? गांव की इकाई को माना जाता है लघु, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा क्या है? सूबा है। नेक्स्ट सवाल, मध्यकालीन महिलाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य, महिलाओं के, मुगल कृषि समाज में महिलाओं के कार्य, ये भी याद रखना है। महिलाओं के कार्य, क्या कार्य है? घर के और बाहर के, घर के एवं बाहर के, जैसे कृषि कार्य वगैरह है, वो करना महिलाओं ने धीरे धीरे मुगल काल में शुरू किया। राजगिरी का कार्य, जैसे मकान बनाने का कार्य, ये भी महिलाएं करती थी। कृषि कार्य भी पुरुष के साथ करती थी। इसके अलावा क्या है? धागा काटना, धागा बुनना, ये सारे कार्य महिलाएं करती थी। उसके बाद में क्या है दूसरा, कि महिलाओं को संपत्ति, उत्तर भारत में बंगाल वगैरह में, वहाँ पे महिलाओं को, जैसे राजपूताना क्षेत्र में महिलाओं को संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार भी दिए गए थे। ध्यान में रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं कहीं महिला जमींदार भी बनाई जाती थी। लेकिन यदि किसी सामाजिक मामले में अंतिम निर्णय किसका होता था? पुरुष का ही होता था, क्योंकि समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। देखिए, तो इसके अलावा क्या है? जहाँ महिलाएं कम थी वहाँ क्या है? दुल्हन की कीमत ली जाती थी, ये भी बात है। और अगर गलती पुरुष करता, लेकिन बेवफाई, तलाक होने पर महिला को बेवफाई मान करके, देखिए, बेवफाई के शक पर दंडित किया जाता था, ये बात सत्य है। दुल्हन की कीमत दी जाती, ये बात भी सत्य है। बदरजनों में विधवा महिलाओं को भी पुश्तैनी अधिकार, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। महिलाएं केवल घर के कार्य नहीं, केवल घर के कार्य तक सीमित नहीं रहती थी। ऑप्शन राइट कौन सा है? डी है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट सवाल, शाहजहां द्वारा नीलगाय का शिकार करते हुए किस ग्रंथ में चित्रण किया गया है? शाहजहां द्वारा नीलगाय का शिकार करते हुए किस में उल्लेख किया है? तो किताब का नाम क्या है? बादशाहनामा किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। किसके बारे में? शाहजहां के बारे में है। ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी सही है। अगला, मुगल शासकों द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या है? पेशकश है। क्या है? पेशकश है। तो ध्यान रखिए, भेंट क्या है? पेशकश। अधिकतर मुगल शासक जंगलों में घुसपैठ क्यों करते थे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जंगलों में घुसपैठ के कारण, घुसपैठ के कारण, पहला एक शिकार करना। दूसरा क्या है? जनजाति नियंत्रण। तीसरा क्या है? जंगली डाकुओं या मवास, जिसको कहते हैं, डाकुओं के जंगली अड्डे थे, मवास, उन पर कब्जा करना। और चौथा क्या है? नई भूमि प्राप्त करना। नई भूमि भी इनको जंगलों से मिलती थी, नई भूमि प्राप्त करना। तो इस तरह के इनके जंगल पर उद्देश्य क्या है? मुगल घुसपैठ किस कारण उद्देश्य से करते थे? व्यापार, कर वसूली, जनजाति नियंत्रण, शिकार अभियान। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य से घुसते थे, शिकार करने के उद्देश्य से। तो ध्यान रखिए, ये सारे, ये भी सही लिखित में पूछे तो। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? सूफी संत। कौन है? सूफी संत है। और ये किसके समय होते हैं? ये शेर शाह सूरी के समय होते हैं। शेर शाह सूरी के समय होते हैं। शेर शाह सूरी का समय कितना है? 1540 से 1545। उसके बाद 1545 से 1555 तक कौन है शेर शाह के उत्तराधिकारी? नेक्स्ट सवाल, तो पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में पैदल सिपाही क्या है? प्यादा कहलाते हैं। फैल नहीं, फील कौन है? हाथी सेना। हाथी
हाथी, सेना क्या है, फील है, पैदल से। पायक कौन है, सेना प्रमुख, सेना का प्रमुख जो है उसको पायक भी कहा गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, हुमायूं का पुनः शासक बनना 1556 में, 55 में बने, 55 से 56 एक साल तक रहे, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल, नादिर शाह 1739, देखिए 1739, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कौन कहलाता है, नादिर शाह। आक्रमण कब करते हैं, 1739, यानी 1707 के बाद उत्तर मुगल शासक हुए, मुगल शासक ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, मोहम्मद शाह, उस समय इनका आक्रमण होता है, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए थे, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे, 1765 में। दो युद्ध, पहला कौन सा है, प्लासी का युद्ध, प्लासी कब लड़ा गया, 1757 कब लड़ा गया, 1757 प्लासी का युद्ध। दूसरा बक्सर का युद्ध कब, 1764 में। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनाधिकारी कौन, लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के पहले कंपनी के गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। तो प्लासी में कंपनी की विजय होती है। बक्सर का युद्ध, ये मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय इनके साथ थे। मुगल जो सेना है वो भी इनके साथ थी, और सामने थे हेक्टर मुनरो जिन्होंने 1764 में इन 4 शक्तियों को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 4 शक्तियों को हराया था बक्सर के युद्ध में। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। और 1765 में क्या है, राजस्व अधिकार, कैसे अधिकार, राजस्व अधिकार कंपनी को बंगाल में प्राप्त होते हैं, जिसको दीवानी अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवानी अधिकार। देखिए नेक्स्ट सवाल, आइन की तीसरी जिल्द को किस प्रकार विवरण दिया गया, आइन की तीसरी जिल्द है, उसमें देखिए पहली क्या है, पहली है मंजिल, दूसरी क्या है, सिपह, तीसरी क्या है, मुल्क, क्या है, मुल्क। अब देखिए प्रांतीय और वित्तीय विवरण, शाही परिवार किसमें है, मंजिल आबादी में। सैन्य व्यवस्था किसमें है, सिपह आबादी में। शाही नियम कानून आएंगे तो किसमें, मंजिल में आएंगे। और प्रांतीय और वित्तीय विवरण किसमें आएगा, मुल्क आबादी में। नेक्स्ट सवाल, आइन के कौन से भाग में प्रशासन की जानकारी है, आइन के कौन से भाग में मुगलकालीन प्रशासन की जानकारी दी गई है, मुगलकालीन प्रशासन की जानकारी। देखिए प्रथम भाग है मंजिल आबादी, कौन सी है, मंजिल आबादी। दूसरा है सिपह आबादी, कौन सा है, सिपह आबादी। और तीसरा कौन सा है, मुल्क आबादी, कौन सा है, मुल्क आबादी। प्रशासन का उल्लेख किसमें है, तीसरे भाग में, किसमें है, तीसरे भाग में। ऑप्शन राइट है बी। तो ये इस तरह से आपके प्रश्नों की श्रृंखला थी, मुगलकालीन कृषि समाज, ये पूरा हुआ। आप अच्छे तरीके से उसको देखें और तैयार करें, और अपने प्रश्नों को इस तरह से तैयार करें। विशेष रूप से आइन का मूल्यांकन ध्यान में रखें, कमियां ध्यान में रखें, आइन का उद्देश्य ध्यान में रखें, आइन की विषय वस्तु ध्यान रखें, मुगलकालीन कृषि समाज में गांव के मुखिया के क्या कार्य ध्यान में रखने, जंगलों में क्यों हस्तक्षेप करते थे ये ध्यान में रखना है। तो महत्वपूर्ण बातें वो आपको, एक जमींदारी व्यवस्था, एक भूमि के प्रकार, विशेष रूप से जो पूछे जाते हैं वो मुगलकालीन भूमि के प्रकार, जैसे पोलज भूमि, चच्चर भूमि, पर्वतीय भूमि, बंजर भूमि, ये भूमि के प्रकार हैं। तो ये थोड़े से आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।